हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस का सेट नंबर 1 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी जुलाई से लेकर जो सितंबर तक के 3 महीने हुए थे, ये सेकंड क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का। इसमें डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुए वो थे 2300 करोड़। ठीक है, टोटल 2300 करोड़ में से 1900 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई से हुए हैं। इससे पता चलता है यूपीआई कितना लोकप्रिय है डिजिटल पेमेंट में। अगर आप यूपीआई को कंपेयर करें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल वॉलेट, उन सबसे बहुत ऊपर है यूपीआई। 2300 करोड़ में से सोचिए 1900 करोड़, एग्जैक्ट नंबर है 1965 करोड़, तो ये यूपीआई से हुए 3 महीनों में। और टोटल लगभग 32.5 करोड़ रुपया जो है वो भेजा और रिसीव किया गया। तो सबसे ज़्यादा अगर टिकट साइज़ की बात करें, टिकट साइज़ मतलब जो एवरेज ट्रांजैक्शन है, तो वो सबसे ज़्यादा था क्रेडिट कार्ड में 4,833 रुपये। और सबसे कम एवरेज ट्रांजैक्शन जो था वो मोबाइल वॉलेट में था 382। यानी कि अगर मैं यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनको कंपेयर करूं तो एक ट्रांजैक्शन में औसतन यानी एवरेज सबसे ज़्यादा पैसा भेजा जाता है या ट्रांजैक्शन किया जाता है क्रेडिट कार्ड में। इससे पता चलता है क्रेडिट कार्ड बड़े ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड जनरली जो रिच पीपल होते हैं उनके पास होता है, तो वो अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन सबसे कम ट्रांजैक्शन जो है यानी एवरेज ट्रांजैक्शन जो होता है एक ट्रांजैक्शन में पैसे का, वो 382 रुपये था मोबाइल वॉलेट के केस में। तो मोबाइल वॉलेट जो है बहुत ही छोटे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर किस किस जगह से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए, तो स्टेट। अब यहाँ पे मुंबई को एक स्टेट माना गया है। मुंबई इतना विशाल है क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया का 1/3 जीडीपी महाराष्ट्र से आता है और महाराष्ट्र का 90% एक तरह से मुंबई से आता है। तो मुंबई नंबर 1 है, कर्नाटक नंबर 2 पे था। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे इंडिया में मुंबई से हुए, फिर पूरे कर्नाटक राज्य से हुए। और अगर शहरों की बात करें, लिस्ट ऑफ सिटीज़, तो बेंगलोर जो है वो इसमें नंबर 1 था। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा किससे हुए इन 3 महीनों में, तो फ़ोन पे से हुए। गूगल पे से भी ज़्यादा फ़ोन पे से हुए। और अगर आप बैंक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेमिट हुआ पैसा, रेमिट मतलब जहां से निकला, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकला। और सबसे ज़्यादा जो पैसा रिसीव किया वो पेटीएम पेमेंट बैंक ने किया। तो रेमिटर बैंक जो था नंबर 1 वो था एसबीआई, और रिसीवर जो बैंक था, बेनिफिशियरी बैंक, वो था पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मंथन। मंथन प्लेटफॉर्म को एनएसईआईटी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है एनएसईआईटी, उनके द्वारा बेस्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इन्हें। ये डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड हुए थे। मंथन प्लेटफॉर्म किसका है? मंथन प्लेटफॉर्म जो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, यानी भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, उस डिपार्टमेंट के अधीन आता है। और हमारे मुख्य जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनका नाम है अजय सूद। तो मंथन प्लेटफॉर्म बेसिकली रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए होता है। इन्होंने एनएसईआईटी दोनों ने मिलकर जो अवार्ड्स करवाए थे, तो बेसिकली एनएसईआईटी ने ये डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ मिलकर अवार्ड कराए थे, तो उसमें बेस्ट प्लेटफॉर्म का अवार्ड, टेक इनिशिएटिव का अवार्ड मंथन को मिला है। 37 माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, रेमिटेंसेज ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स, स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन। इसमें कहा गया है 2022 में किस कंट्री को रेमिटेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा। अभी एस्टिमेटेड फिगर हैं, जब प्रॉपर कैलकुलेशन होगी तब की बात है। तो इस बार भी इंडिया नंबर 1 रहेगा। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का ये कहना है इंडिया का रेमिटेंस जो है इस बार 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएगा। रेमिटेंस मतलब वो पैसा जो भारत से बाहर जो लोग रहते हैं इंडिया के, वो पैसा वापस भेजते हैं। तो इंडिया का 100 अरब डॉलर के पार चला जाएगा पहली बार। दूसरे नंबर पे जो कंट्री रहेगा वो रहेगा मैक्सिको, 60 बिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा चाइना, लगभग 51 बिलियन डॉलर। ये आंकड़े आए हैं, प्रोविजनल एस्टिमेट है 2022 के वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अभी अभी जो 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जो एनएस विश्वनाथन कमेटी के कहने पे हुआ था। एनएस विश्वनाथन कमेटी ने कहा था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 हिस्सों में बांटा जाए। तो जो टियर 1 वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, अगर वो एक ही डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहते हैं तो उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? अगर आप एक टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट करना चाहते हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में, तो आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो 4 टियर बनाए गए थे, वेरी सिंपल, 1 2 टियर 1 टियर 4।
टीयर 4 में वो हैं जिनका डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। टीयर 3 में वो हैं जिनका 1,000 से 10,000 करोड़ के बीच में है। टीयर 2 का जिनका 100 से 1,000 करोड़ के बीच में डिपॉजिट है, और अगर 100 करोड़ से कम डिपॉजिट है किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में तो वो टीयर 1 में आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, टीयर 1 के लिए जो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो चाहिए वो चाहिए 9%, और टीयर 2, 3 और 4 इन सब के लिए चाहिए 12%। दूसरी बात, अगर आपको टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोलना है तो आपको 5 करोड़ रुपए आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। लेकिन अगर टीयर 1 वाला आप चाहते हैं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में खोला जाए बस, तो फिर 2 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको इस पूरी चीज में। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने कौन सी पहल शुरू करी है? टू स्टैंडर्डाइज द पेमेंट आइकॉन्स अक्रॉस एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म। मान लो मैं एक मोबाइल ऐप बना दूं जिसमें मैं उसका जो लोगो होता है ना, जैसे जैसे मान लो यूपीआई का लोगो है या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे मिलता जुलता लोगो रख लूँ। और मान लो मैं ऐप का नाम जी पे की बजाय GEEPAY कर दूं, जी पे, और जी पे से मिलता जुलता लोगो डाल दूं, तो कोई व्यक्ति जो डिजिटली उतना साक्षर नहीं है, कोई रूरल एरिया में रहता है, जो उतना स्किल्ड नहीं है डिजिटल में, वो हो सकता है फ्रॉड पेमेंट कर दे। तो फ्रॉड को रोकने के लिए जो पेमेंट आइकॉन है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रतिमा, और प्रोजेक्ट प्रतिमा को चलाया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ध्यान रखिए। इनमें से भारत के कौन से बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला भारत के लिए? ये ग्लोबल बैंकिंग समिट हुआ था लंदन में, वहां इसे मिला। तो ये बैंक है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक को ये अवार्ड दिया गया बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर। अभी अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च करा है पहला चरण रिटेल ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट? यहाँ पे रिटेल शब्द पे आपको ध्यान देना है। एक शब्द है रिटेल और दूसरा है होलसेल। होलसेल वाला जो CBDC यानी ई रूपी लॉन्च हुआ था वो 1 नवंबर 2022 को हुआ था, और रिटेल वाला लॉन्च हुआ है 1 दिसंबर 2022 को। एक महीने का फर्क है। होलसेल वाला पहले हो गया था। फर्क ये है, होलसेल वाला जो है वो कुछ सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज कर सकते हैं जिनको RBI अप्रूव करता है, लेकिन रिटेल वाला कोई भी यूज कर सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, और अभी के लिए क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है छोटे लेवल पे, तो सिर्फ 4 ही शहरों में लॉन्च हुआ है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर। और 4 बैंक हैं जिन्होंने लॉन्च किया है अभी के लिए, SBI, ICICI, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। बाद में और शहर जोड़े जाएंगे और बैंक भी जोड़े जाएंगे। ई रूपी पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा जैसे आपको नॉर्मल फिजिकल कैश पे मिलता है। अभी अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कौन सा दुनिया का शहर रहने के लिए कितना कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे महंगे शहर 2 हैं, सिंगापुर और न्यूयॉर्क, और ये रिपोर्ट दी है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ये लंदन से ऑपरेट करता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का रहने के लिए सबसे महंगा शहर है बेंगलोर। बेंगलोर की रैंक है इसमें 161 पूरी दुनिया में, 161, लेकिन इंडिया में नंबर 1 है, और इसमें सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों की रैंक नंबर 1 है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन से ऑपरेट करता है। इनमें से कौन सी कंपनी है जो 300 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट लगा रही है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में? तो कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन ने राजस्थान में 3 सोलर पावर प्लांट लगाए थे अभी अभी, और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अब 300 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट लगा रही है। यहाँ पे ये भी याद रखिए, अगर आप विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जैसलमेर में लगाया है अदानी ग्रुप ने। इसमें सोलर पावर होगा 600 मेगावाट और विंड पावर होगा 150 मेगावाट। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, जिसके चेयरमैन अतुल गोयल हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं, उन्होंने होस्ट किया 18th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो और अवार्ड। ये कहाँ पे हुए थे? तो कहाँ पे हुए थे? ये होटल ट्राइडेंट मुंबई में हुए थे। ठीक है, होटल ट्राइडेंट मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मुंबई। और इसका थीम क्या था? एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का थीम था फ्यूचर ऑफ डिजिटल एंड एनालिटिक्स इन बैंकिंग। और RBI का सर्कुलर है 23 नवंबर को आया था। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लेकर आया था। बेसिकली क्या होता है, जब बैंक्स के पास कैश ज़्यादा हो जाता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके ओवरनाइट रख देते हैं, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो उन्हें मिलता है। इस समय 6% है। तो बैंक्स के पास जो एक्स्ट्रा कैश है वो RBI के पास ले जाके रख देते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं इसे, और 6% उन्हें मिल रहा है। ये रेट चेंज होता रहता है मॉनेटरी पॉलिसी में। अभी 6% है। तो एक चीज़ होती है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। अगर ये 100% होना चाहिए मिनिमम। अगर किसी बैंक को लगता है कि अगले 30 दिन में उसका कुछ पैसा आउटफ्लो होगा तो वो उसके लिए तैयार रहे।
पूरा 100%। मान लो कोई बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसे लगता है कि अगले 30 दिन में 50 करोड़ रुपया जो है मुझसे कस्टमर मांगने आ जाएंगे वापस, जो डिपॉजिट कर रखे हैं, तो नेट आउटफ्लो जो है 50 करोड़ होगा मेरा। कुछ पैसा आएगा, कुछ नए डिपॉजिट आएंगे, कुछ बाहर जाएगा, लेकिन आखिर में जाके 50 करोड़ मुझे देने पड़ेंगे। तो 50 करोड़ के लिए उसे प्रोविजन करना पड़ेगा तुरंत। 50 करोड़ रुपए उसे तुरंत हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के रूप में रखने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक के पास अगर कोई पैसा कस्टमर मांगने आए अपना वापस, तो वो मना नहीं कर सकता, तुरंत उसे देना होगा। तो यानी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, एकदम हाईली लिक्विड एसेट के रूप में होना चाहिए। तो अगर वो बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, मान लो उसने 20 करोड़ रुपया आरबीआई के पास रखवाया हुआ है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा था जिसपे वो ब्याज ले रहा है 6%, तो ये भी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में काउंट होगा। ठीक है, तो आरबीआई भी जो है तुरंत बैंक को वापस दे देगा जब वो बैंक उसे मांगेगा, तो ये भी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में काउंट होगा, यही कहा गया है। तो ओवरनाइट बैलेंसेज हेल्ड बाय द बैंक विद आरबीआई अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो एलिजिबल होंगे, उनको लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में काउंट होगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज 2022 बरगुंडी प्राइवेट हॉर्न लिस्ट आई है, इसमें भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? पूरे इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। तो आंसर है रिलायंस। रिलायंस का जो मार्केट वैल्यू है रिलायंस की, वो कितनी है? लगभग 17,25,000 करोड़, 17.25 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी है 11.68 लाख करोड़। और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक है जिसकी है 8.33 लाख करोड़। तो अगर पूछे भारत की सबसे वैल्यूएबल बैंक कौन सा है, तो आंसर एचडीएफसी बैंक। एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई एक कंपनी, कोई एक थर्ड पार्टी ऐप कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं करेगी? तो 30% से ज़्यादा नहीं करेगी, 30% की लिमिट है। मान लो इंडिया में 100 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक साल में, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आपने देख लिया 3 ही महीने में 1900 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो एक साल में 100 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंडिया में, तो कोई एक ऐप से 30 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये लागू कब हो जाएगा? ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024। एक कंपनी है एबिस एक्सपोर्ट, उसने $100 मिलियन का लोन लिया है। अभी अभी कौन से बैंक से लिया है? तो एबिस एक्सपोर्ट ने जो ये लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, $16 मिलियन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी कौन से कंट्री के फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के साथ एमओयू साइन करा है? ये सेंट्रल काउंटर पार्टीज को लेके जो कॉपरेशन उसको मजबूत करेंगे, तो ये जापान के साथ किया है। सेंट्रल काउंटर पार्टी जो हैं एक ट्रांजैक्शन में बीच में आ जाते हैं और जो क्रेडिट रिस्क होता है उसको कम करते हैं। इनमें से कौन सी भारत की पहली पुलिस है, कौन से राज्य की, जिसको डिजिटल मेडल दिए जाएंगे? इनको सोल बाउंड जो एनएफटी टोकन है, नॉन फंजिबल टोकन, वो दिए जाएंगे अवार्ड के रूप में। तो ये तमिलनाडु की पुलिस ने करा है, तो आंसर है तमिलनाडु। और ये सोल बाउंड टोकन क्या होते हैं? सोल बाउंड जो टोकन होते हैं, ना तो ये खरीदे जा सकते, ना ये बेचे जा सकते, और ना ये एक ब्लॉकचेन वॉलेट से दूसरे ब्लॉकचेन वॉलेट में ट्रांसफर किए जा सकते। ये जिसको मिल गए बस मिल गए, ठीक है, उनको बोलते हैं सोल बाउंड टोकन। ये परमानेंट नॉन ट्रांसफरेबल नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला गोल्ड एटीएम एक कंपनी है गोल्ड सिक्का, उसने लॉन्च करा है। और इसमें ये बेगमपेट में किया है। बेगमपेट हैदराबाद में है। बेगमपेट वही जगह है जहाँ पे हैदराबाद में एयरपोर्ट भी है। हैदराबाद में 2 एयरपोर्ट हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेगमपेट एयरपोर्ट। और इनका कहना है कि 3000 मशीन लॉन्च करेंगे अगले 2 साल में। हैदराबाद के बाद करीमनगर और वारंगल जो हैं दोनों तेलंगाना में है, वहाँ पे भी लगाएंगे। इनमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से पेमेंट कर सकते हैं और सोने के सिक्के मशीन से बाहर निकलेंगे, आप खरीद सकते हैं। तो मिनिमम आधा ग्राम का सिक्का खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 100 ग्राम का सिक्का आप खरीद सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी गारंटी होगी। तो गोल्ड सिक्का तो इसमें गोल्ड रख रहा है। टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? एक कंपनी है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी, वो इसमें टेक्नोलॉजी दे रही है। जो G20 का बिजनेस जो ग्रुप होता है, जिसे B20 बोलते हैं, बिजनेस 20, इसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा? इसकी चेयरमैनशिप करेंगे एन चंद्रशेखरन, ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने अभी अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, उसके भी चेयरमैन यही रहेंगे, ठीक है। इसको आप जो भारत सरकार की यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे कंफ्यूज मत करना। इसके चेयरमैन है बिबेक देबरॉय। तो इसका थीम क्या होगा B20 का? इसका थीम होगा रेज, यानी रेस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। और बिजनेस 20 के लिए जो भारत में सचिवालय होगा वो होगा CII।
जिंदल शदीद ग्रुप अभी अभी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक ग्रीन स्टील प्लांट बना रहा है। कहाँ पे? तो ये डुकम सिटी में बनाएगा, जो इंडियन ओशन के किनारे पे है, ओमान में, साउथ ओमान में सिटी है। और भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा बना है? कल्याणी फरिश्ता। ये कल्याणी ग्रुप ने बनाया है, जो पुणे बेस्ड ग्रुप है, कल्याणी फरिश्ता। इनमें से चेन्नई में जो मेट्रो है उसके एक्सपेंशन के लिए $780 मिलियन का लोन कौन सा बैंक दे रहा है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा, जो इंडिया के हैं, और प्रेसिडेंट है मसात्सु उवासाकावा, जो जापान के हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक अगरतला को भी एक छोटा सा लोन दे रहा है, वो है $3 मिलियन, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। और एशियन डेवलपमेंट बैंक त्रिपुरा को एक बहुत बड़ा लोन भी दे रहा है, जो है $220 मिलियन, लगभग 2275 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये बड़ा लोन भी एक त्रिपुरा को उसने दिया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, इसने एमओयू साइन करा है। अभी अभी कौन से देश के, जैसे भारत में छोटे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है सिडबी, इस देश में छोटे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जनरल अथॉरिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसको मोनशाट बोलते हैं। तो आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जैसे भारत में सिडबी है, वैसे सऊदी अरेबिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे मोनसाट बोलते हैं। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ये न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसको मैनेज कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल यानी SBI कैप वेंचर्स इसे मैनेज करता है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड में सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया डाला है, तो इसलिए न्यूज में आया था। तो स्वामी की फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट, यानी जो अफोर्डेबल और मिडल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जो लिम्बो में हैं, जो अटक गए हैं, जो पूरे नहीं हो पा रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट, उनको पूरा करवाने के लिए अगर पैसों की कमी है तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड उसमें इन्वेस्ट करके उनको पूरा करवाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी स्वैप करेगा $200 मिलियन की अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। किस कंट्री के साथ? तो हम ये करेंगे मालदीव्स की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। और हमने लास्ट ईयर $400 मिलियन की करेंसी स्वैप श्रीलंका के साथ भी की थी। यह जो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, ये साइन हुआ था 15 नवंबर 2012 को। 8 कंट्री हैं सार्क में। नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं KV शाहजी। नाबार्ड एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। भारत में 5 हैं AIFI, जिनमें सिडबी, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, नैबफेड वगैरह ये सब आते हैं। पहला श्योरिटी बॉन्ड अभी अभी कौन सा मंत्रालय लेकर आया है हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए? तो ये लेकर आया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। श्योरिटी बॉन्ड में 3 पार्टी होती हैं। एक होती है ओब्लाइजी, जो भारत सरकार होगी इस केस में, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। एक ठेकेदार होगा, बिजनेस ओनर, जो पूरा करेगा, जिसको बोला जाएगा प्रिंसिपल। और एक श्योरिटी होगा, जो श्योरिटी देगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो 3 पार्टी इसमें होती हैं, एक श्योरिटी, एक प्रिंसिपल और एक ओब्लाइजी। राइट। ओब्लाइजी का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट को देना, जो गवर्नमेंट एंटिटी है। प्रिंसिपल का काम होगा जो ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा। और श्योरिटी जो देगी इंश्योरेंस कंपनी, वो श्योरिटी होगी। राइट। तो ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्योरिटी बॉन्ड स्टार्ट हो गए हैं भारत में। इनमें से कौन से संगठन ने $250 मिलियन का जो लोन है वो भारत को दिया है, भारत में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए? अभी भारत में लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है 12 से 13% ऑफ द GDP हो रहा है। हमें इसको कम करके 8% ऑफ द GDP पर लेकर आना है। तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जो लोन दे रहा है, अगेन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। रेपो रेट को बढ़ा दिया है 35 बेसिस पॉइंट। तो जो लेटेस्ट रेपो रेट है वो है 6.25%। ये सारी रेशो जो है आपको पता होनी चाहिए, कोई भी एक एग्जाम में आ सकती है। तो रेपो रेट है 6.25%। फिर जो बाकी रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6% है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है और बैंक रेट दोनों है 6.5%। RBI के हिसाब से हमारा GDP ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.8%। और जो कैश रिजर्व रेशियो है वो है 4.5%। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो है 18%। जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%। तो ये सारी रेशियो आपको याद रखनी है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में कितने इंडियन कंपनी हैं जो दुनिया के 500 सबसे बड़े कंपनी में आते हैं? तो दुनिया के 500 सबसे बड़े कंपनी जो हैं उनमें से 20 भारत के इस बार आए हैं। तो इनमें नंबर 1 वही है, रिलायंस है, जिसकी वैल्यू $202 बिलियन है। 2 पे TCS है और तीसरे नंबर पे HDFC बैंक है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, यानी अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, उन्होंने अपना पहला वाइस प्रेसिडेंट और CEO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक भारत की महिला को बनाया है। भारतीय मूल की इनका क्या नाम है? इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। अभी पहला कंट्री कौन सा है जिसने, मतलब पहली बार इन्होंने करेंसी नोट पे महिलाओं के सिग्नेचर लगाए हैं? तो ये महिलाएं कौन हैं जिनके सिग्नेचर लगाए हैं इन्होंने? ये अमेरिका ने लगाए हैं। तो आंसर है अमेरिका। और ये 2 महिलाएं हैं, एक तो है जेनेट येलन
और एक हैं लिन मलेरबा, LYNNMALERBA, लिन मलेरबा। लिन मलेरबा जो हैं वहाँ पे अमेरिका में जो मोहेगन ट्राइब हैं उनकी चीफ हैं, और जो जैनेट येलन हैं ये अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क उसकी चेयरमैन रह चुकी हैं। अभी अभी मोनेट पावर कंपनी, मर्जर एक्विजिशन का क्वेश्चन है, मोनेट पावर कंपनी को किसने 410 करोड़ में खरीदा है? मोनेट पावर कंपनी ओडिशा के अंगुल जिले में एक 1050 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट चलाती है, तो इसको नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर ने खरीद लिया है। अभी अभी जो G20 कंट्रीज हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स, उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी, इनकी मीटिंग सबकी कहां पे होगी? तो ये बेंगलोर में होगी। भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी 1 दिसंबर 2022 को। ग्लोबल ट्रेड अपडेट दिसंबर 2022, ये रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? इसमें कहा है कि जो ग्लोबल व्यापार होगा 2022 में वो $32 ट्रिलियन होगा, तो $32 ट्रिलियन। ये रिपोर्ट UNCTAD ने दी है जो जेनेवा बेस्ड है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अभी अभी मिंट ओक नाम की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी में 7.75% हिस्सा किसने खरीद लिया है? तो याद रखिए ये हिस्सा HDFC बैंक ने खरीदा है। HDFC बैंक ने मिंट ओक में, फिनटेक कंपनी है मिंट ओक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से भारत का GDP कितना ग्रो करेगा मौजूदा वित्तीय वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में? तो भारत का GDP ग्रो करेगा 7%, और अगर मैं अगले साल की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 24 तो उसमें ग्रो करेगा 7.2%। ये प्रोजेक्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। भारत का कौन सा बैंक है जिसने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए परिवर्तन प्रोग्राम चलाया हुआ है? इसका नाम है परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स। अगर कोई स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहा है, सोशल इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसमें HDFC बैंक ग्रांट डालेगा। ये इनका एक तरह से CSR इनिशिएटिव है। ग्रांट होता है जिसमें वो बदले में कोई हिस्सा नहीं लेगा, उस स्टार्टअप में निवेश नहीं करेगा, ग्रांट देगा, एक तरह से उन्हें गिफ्ट देगा। तो ये HDFC बैंक का है आंसर, HDFC बैंक। रोशनी नाम का एक होम लोन प्रोग्राम किसने शुरू करा है? ये शुरू करा है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने। इसमें आप 5 से 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम 30 लाख। इंडसइंड बैंक ने किसके साथ मिलके जो वुमेन बोरोवर हैं, महिलाएं जो हैं जो पैसा बोरो करना चाहती हैं, 500 करोड़ रुपए का एक वो बनाया है कोष। तो इंडसइंड बैंक ने को लैंडिंग जो कोलैबोरेशन किया है SV क्रेडिट लाइन के साथ किया है। पैसा बाजार ने किसके साथ मिलकर डुअट नाम का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पैसा बाजार ने जो लॉन्च किया है ये रत्नाकर बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर किया है, इसका नाम है क्रेडिट कार्ड का डुएट। आज कैपिटल को कौन से कंट्री के फाइनेंशियल यानी सेंट्रल बैंक जो है उनका, उससे परमिशन मिल गई है कि वो UCITS यानी अंडरटेकिंग्स फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज रूट से इस कंट्री में ऑपरेट कर सकती है। आज कैपिटल को जो आयरलैंड का सेंट्रल बैंक है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आयरलैंड। वैसे तो आयरलैंड में अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारत के बने हैं, लियो वराडकर। HDFC लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है वो HDFC बैंक में समा गई है, इनका मर्जर अप्रूव कर दिया है भारत की सरकार ने। डालमिया भारत ने जो JP ग्रुप का सीमेंट बिजनेस है वो 5,666 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, डालमिया भारत ने। अभी अभी NIIT के साथ मिलकर किसने Advanced.NET डेवलपर प्रोग्राम स्टार्ट किया है? ये HDFC एर्गो ने स्टार्ट किया है, तो आंसर है ऑप्शन डी। पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कौन सी कंपनी ऑपरेट कर सकती है? RBI से उसे इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिल गया है। ये कंपनी है पेमेट। पेमेट कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम कर सकती है। कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स बनाया है? भारत का पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स stocks.in ने बनाया है। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में तो उससे तो कोई भी शेयर खरीद सकता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं या किसी ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं जो प्राइवेट कंपनी है, जो लिस्टेड नहीं है, तो आप इस इंडेक्स पे खरीद सकते हैं, stocks.in। नैस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है? अभी ये बेसिकली जो बैंक है इसका प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर होगा स्टार्टअप्स के लिए। तो नैस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ये पार्टनरशिप करी है। IIFL होम फाइनेंस ने कुटुंब नाम का जो प्रोग्राम है ये किसके साथ मिलकर कराया? तो IIFL फाइनेंस ने ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर कुटुंब नाम का प्रोग्राम कराया था, अफोर्डेबल हाउसिंग इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए नई दिल्ली में। फ्लिपकार्ट ने अभी अभी कौन से संगठन के साथ मिलकर और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर जो MSMEs हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये इन्होंने वॉलमार्ट के साथ किया है। वैसे भी फ्लिपकार्ट की जो ओनर है वो है वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है वॉलमार्ट रिद्धि। वॉलमार्ट रिद्धि। इस बार ये जो साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23, इसके शुरू के 6 महीने यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर और 30 सितंबर 2022 तक भारत में 87.1 लाख जॉब्स क्रिएट किए गए। ये फॉर्मल जॉब क्रिएट किए गए। ये
कहा ईपीएफओ ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है ईपीएफओ। तो हमने 6 महीनों में 87.1 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए हैं। और सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किसने किए हैं? महाराष्ट्र ने किए हैं। महाराष्ट्र ने 18.29 लाख जॉब्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। और दूसरे नंबर पे था कर्नाटक, तीसरे नंबर पे था तमिलनाडु। रेजर पे ने अनाउंस करा है कि वो यूपीआई के ऊपर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन अलाउ कर देगा। आप जानते हैं आरबीआई ने अलाउ कर दिया है, यूपीआई पे अब आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फुटबॉल फिएस्ता अभियान किसने चलाया वर्ल्ड कप के दौरान? फुटबॉल फिएस्ता चलाया फेडरल बैंक ने, जो कोची अलुवा में हेडक्वार्टर है। फुटबॉल फिएस्ता। भारत के कौन से बैंक ने फॉरेन करेंसी लोन देना स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट इंडियन डिपॉजिट्स? तो इन्होंने गिफ्ट सिटी गुजरात में किया है। ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी अभी कौन से बैंक ने स्टैक नाम का एक पोर्टल बनाया है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? यहाँ पे जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, रीट वगैरह वो सब भी होंगे। तो ये आईसीआईसीआई ने बनाया है, इसका नाम रखा है आईसीआईसीआई स्टैक। तो आंसर है ऑप्शन डी। भारत का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड, ये अभी अभी किसने बनाया है? तो याद रखिए, ये जो निफ्टी 50 है ये बनाया गया है अभी अभी भारत में। इसमें आप मतलब बेसिकली 50 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने बनाया है। अभी अभी जो एजेंसी बैंक कौन बनाया? आरबीआई का। जो गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस कर सकता है, आरबीआई के बिहाफ पे पेमेंट वगैरह कलेक्ट कर सकता है, टैक्स वगैरह कलेक्ट कर लेगा, ये सब काम करेगा एजेंसी बैंक। तो ये है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये बना है एजेंसी बैंक आरबीआई का। सेबी ने कहा है कि जो टाइमलाइन है डेब्ट सिक्योरिटीज को लिस्ट करने के लिए ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, वो कितने डे होगी? पहले 4 दिन थी, अब कम करके 3 दिन कर दिया, यानी अब T+3 होगी, पहले थी T+4। भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड बनाया है 1500 करोड़ ऑलमोस्ट रुपीज का, जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे है, यानी कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, उस पे ये कंट्री इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाएगी। ये कंट्री है साउथ कोरिया। अभी अभी एनएसओ का डेटा आया है, भारत का जो जीडीपी है वो कितना ग्रो किया जुलाई से सितंबर में, सेकेंड क्वार्टर में इस साल। ऑफिशियल भारत सरकार के जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से हमारा जीडीपी कितना ग्रोथ उसने दिखाई है। तो याद रखिए 6.3% की ग्रोथ हुई है सेकेंड क्वार्टर में हमारे जीडीपी में। रियल जीडीपी ग्रोथ जो हुई है वो हुई है 6.3%। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, वैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है, आरबीआई ने कहा है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम कर सकता है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में। तो इसने सिटी यूनियन बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है। इसने सिटी यूनियन बैंक को अपने वन ऑफ द बैंक्स में इंक्लूड कर लिया है फॉर पेइंग जीएसटी। टाटा स्काई, जिसको टाटा प्ले बोलते हैं, अब पहले टाटा स्काई बोलते थे, ये आईपीओ लेकर आ रहा है। तो इसने सेबी के पास अपना जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो अप्लाई कर दिया है। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लेड कंसोर्टियम आईडीएफसी को खरीदना चाहता है। एक कंसोर्टियम मतलब जिसमें कई कंपनी होती हैं, सबसे ज्यादा स्टेक इसमें बंधन का है। बंधन बैंक की कंपनी है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, तो इसका 60% और जो बाकी 2 पार्टनर हैं उनके 20% ईच। ये 2 पार्टनर हैं क्राइस कैपिटल और सिंगापुर का जो सॉवरन फंड है जीआईसी। ठीक है, तो आईडीएफसी को ये पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं, आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। सेबी ने जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट लिमिट है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में उनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, ठीक है, इशूड बाय अ सिंगल इशूअर, उसको कितने % बढ़ा दिया है ऑफ द नेट एसेट वैल्यू? पहले ये 10% थी, अब इसे 12% कर दिया है। तो आंसर है ऑप्शन डी। अभी अभी ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने किस बैंक के साथ मिलकर एक फाइनेंस प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है स्विच? इन्होंने ये एसबीएम बैंक के साथ मिलकर बनाया है। टर्टल फिन कंपनी जो है उसने इजी एंड श्योर प्लेटफॉर्म बनाया है किस बैंक के साथ मिलकर? इन्होंने येस बैंक के साथ मिलकर बनाया है इजी एंड श्योर प्लेटफॉर्म। और WPI इन्फ्लेशन जो होलसेल पे काउंट होती है वो थी 5.85% नवंबर में, और CPI इन्फ्लेशन था 5.88% एट द एंड ऑफ द नवंबर। निर्मला सीतारमन ने कहा कि पिछले 5 सालों में भारत के जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने 10,09,511 करोड़ रुपए जो बैड लोन्स हैं वो राइट ऑफ किए हैं, जिससे वो बेजल 3 कंप्लाइंट बन सकें। सबसे ज़्यादा जो किए हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किए हैं सरकारी बैंकों में, और प्राइवेट बैंकों में सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक ने किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल बैंक में अपना पूरा का पूरा हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा, मेजॉरिटी स्टेक बेचना चाहता है। अभी नैनीताल बैंक में 98.5% हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। EAG लॉरिएट अवार्ड कौन से बैंक को मिला है? ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओलंपियाड हुआ था सोची रशिया में, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कब मनाया जाता है? पहली बार 2020 में मनाया गया था, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। तो ये था हमारा क्विक फायर बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो सेट नंबर 1 दिसंबर का।
इस बार जो क्वेश्चन थे हाईली फैक्चुअल थे, बहुत ज़्यादा समझाने का स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आपसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लें कि नैनीताल बैंक में किस बैंक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, 4 ऑप्शन दे दें, तो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। रिवीजन इज द की, रिवीजन करिए और बहुत जल्दी मिलता हूं दिसंबर 2022 के सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।